इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सबसे पहले देखेंगे इसकी भूमिका, उसके बाद में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस प्रकार पाया जाता है, उसके बाद में देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन, और सबसे लास्ट में देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क, यानी कि इसके गुण और दोष। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी भूमिका। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है कि स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जनता स्वयं शासन कार्य करे। तो प्राचीन समय में तो राज्यों की जनसंख्या कम होती थी, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव था, लेकिन धीरे धीरे राज्यों की जनसंख्या बढ़ जाने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं रहा। इसके स्थान पर विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपना लिया गया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा शासन जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे, फिर वो प्रतिनिधि जनता के नाम पर शासन करें, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। लेकिन वर्तमान समय में भी स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन तथा 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। स्विट्जरलैंड के अन्य कैंटनों और संघीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों, लोक निर्णय और आरंभक को अपनाया गया है। इनकी जो स्विट्जरलैंड के जो एक पूर्ण कैंटन है और 4 अर्ध कैंटन हैं, वहाँ तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, यानी कि वहाँ जनता स्वयं ही शासन कार्यों में भाग लेती है। लेकिन उसके अलावा जो स्विट्जरलैंड में अन्य कैंटन हैं और जो संघीय क्षेत्र है, वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है, लेकिन वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण अवश्य अपनाए गए हैं, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं लोक निर्णय और आरंभक। अब देखते हैं स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है और किस प्रकार कार्य करता है। स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है। इन कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं है या कोई व्यवस्थापिका नहीं है। विधानमंडल का कार्य एक प्रारंभिक सभा द्वारा किया जाता है। यह सभा मतदाताओं की सभा होती है, जिसे लैंड्सजीमेंट कहा जाता है। इसको लैंड्सजीमेंट कह सकते हैं या लैंड्सजीमाइंड। तो जो मतदाताओं की सभा होती है वह एक प्रारंभिक सभा होती है, जिसे लैंड्सजीमेंट कहा जाता है, और यही जो प्रारंभिक सभा है यह विधानमंडल का कार्य करती है। यह किसकी सभा होती है? मतदाताओं की, जिसे लैंड्सजीमेंट कहा जाता है। इस सभा में अगले वर्ष तक के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने हेतु एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है, जिसका प्रधान लैंड्समैन कहा जाता है। यानी कि जो लैंड्सजीमेंट होती है, जो प्रारंभिक सभा होती है, वह सभा प्रशासनिक कार्य चलाने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव करती है। यानी कि जिस प्रकार कार्यपालिका होती है उसी प्रकार क्या होती है? कार्यकारिणी परिषद। और जिस प्रकार विधानमंडल होता है उस प्रकार क्या होती है? प्रारंभिक सभा या लैंड्सजीमेंट। तो जो कार्यकारिणी परिषद होती है यह प्रारंभिक सभा के सम्मुख गत वर्ष के प्रशासनिक कार्य की रिपोर्ट और आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करती है। प्रारंभिक सभा बजट पारित करती है। प्रारंभिक सभा के द्वारा वे सभी कार्य किए जाते हैं जो अन्य कैंटनों में विधानमंडल करते हैं। तो जहां स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ मतदाताओं की एक प्रारंभिक सभा होती है, वह व्यवस्थापिका या विधानमंडल की तरह कार्य करती है, और यह प्राथमिक सभा एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव करती है। तो जो कार्यकारिणी परिषद होती है वो तो होती है कार्यपालिका की तरह है, और जो प्रारंभिक सभा होती है, जो लैंड्सजीमेंट होती है, वो होती है विधानमंडल या व्यवस्थापिका की तरह है।
तो ये हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण। स्विट्जरलैंड के अन्य कैंटनों तथा संघीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को न अपनाकर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को अपनाया गया है। यानी कि जो स्विट्जरलैंड का जो अन्य कैंटन है और जो संघीय क्षेत्र है वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं पाया जाता है, वहाँ केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन या उपकरण पाए जाते हैं। अब देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है लोक निर्णय या जनमत संग्रह है। लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक जनता उसे स्वीकृति प्रदान न कर दे। यदि जनता विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो उसे रद्द माना जाएगा। लोक निर्णय दो प्रकार का होता है, अनिवार्य और ऐच्छिक। अब देखते हैं कि अनिवार्य और ऐच्छिक लोक निर्णय क्या होता है। अनिवार्य लोक निर्णय का आशय यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है। ऐच्छिक लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि जब जनता किसी विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करे तभी वह लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये हो गया लोक निर्णय। अब देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा उपकरण और दूसरा है आरंभक। लोक निर्णय जनता को कानूनों के संबंध में निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है, निषेधात्मक या नकारात्मक, तथा आरंभक सकारात्मक शक्ति प्रदान करता है। तो लोक निर्णय जनता को कानूनों के संबंध में कैसी शक्ति प्रदान करता है? निषेधात्मक या नकारात्मक। यानी कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर यदि जनता सहमत नहीं होती है तो वह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। और जो आरंभक होता है वह सकारात्मक शक्ति प्रदान करता है, यानी कि जनता किसी कानून के निर्माण के लिए स्वयं पहल कर सकती है। आरंभक के द्वारा जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करके विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करे और उस पर कानून निर्माण की मांग करे। आरंभक दो प्रकार का होता है, सविन्यासित और अविन्यासित आरंभक। सविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता स्वयं ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण रूप या पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है। अविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता विधानमंडल के सम्मुख कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है और विधानमंडल उसके आधार पर विधेयक निर्मित करके कानून का निर्माण करता है। तो ये हो गए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन। सबसे पहला था लोक निर्णय और दूसरा कौन सा था हमारा? आरंभक। अब देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष में तर्क या जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं उनके पक्ष में तर्क या उनके क्या गुण हैं या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला पक्ष में तर्क है कानूनी प्रभु पर प्रतिबंध। लोक निर्णय तथा आरंभक व्यवस्थापिका के मनमाने कार्यों पर रोक लगाने का लोकप्रिय साधन है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिकाओं से यह आशा की जाती है कि वे कानून निर्माण का कार्य जनता की इच्छानुसार करेंगी, लेकिन वे सदैव ऐसा नहीं करती हैं। अतः लोक निर्णय तथा आरंभक के माध्यम से जनता कानून निर्माण में अपनी इच्छा को लागू कर सकती है। अब देखते हैं दूसरा पक्ष में तर्क। दूसरा है लोक निर्णय शासन की त्रुटियों का उपचार। अनेक बार व्यवस्थापिका जनता के हितों को भुलाकर दोषपूर्ण कानून बनाने का प्रयत्न करती है, लेकिन यदि लोक निर्णय की व्यवस्था हो तो व्यवस्थापिका को ये विधेयक जनता के सम्मुख मतदान के लिए प्रस्तुत करने होंगे और जनता इन्हें अस्वीकार कर शासन की त्रुटियों को दूर कर देगी। ये हो गया दूसरा तर्क। अब देखते हैं इसका तीसरा तर्क या तीसरा लाभ। आरंभक शासन की भूलों का उपचार।
अनेक बार व्यवस्थापिका जनता के हित में आवश्यक कानूनों का निर्माण नहीं करती। ऐसी स्थिति में यदि आरंभक की व्यवस्था हो तो जनता व्यवस्थापिका पर कानूनों का निर्माण करने के लिए दबाव डाल सकती है। अब देखते हैं चौथा तर्क। चौथा है राजनीतिक दलों का महत्व कम हो जाना। जब लोक निर्णय और आरंभक के आधार पर जनता स्वयं कानून निर्माण का कार्य करती है तो राजनीतिक दलों का महत्व और उनकी बुराइयां कम हो जाती हैं। अब देखते हैं पांचवा तर्क या पांचवा लाभ। पांचवा है जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता। लोक निर्णय और आरंभक के आधार पर जनता को सार्वजनिक जीवन में अधिक भाग लेने की प्रेरणा मिलती है और राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। अब देखते हैं छठा पॉइंट। छठा है कानूनों को नैतिक शक्ति प्राप्त होना। जनता की स्वीकृति के कारण कानून अधिक शक्ति और सम्मान प्राप्त कर लेता है और जनता इसका पालन करना अपना परम कर्तव्य समझती है। सातवां है विधायक कर्तव्य के प्रति सजग। विधायक का मतलब होता है विधानमंडल के या व्यवस्थापिका के सदस्य। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों का सीधा प्रभाव यह होता है कि विधायक अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाते हैं। वे अपने कार्यों को अधिकाधिक श्रेष्ठ रूप में करने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं इसके पक्ष में आठवां तर्क। आठवां है देशभक्ति की भावना में वृद्धि। लोक निर्णय और आरंभक की शक्तियों के आधार पर जब जनता को अधिक राजनीतिक शक्ति प्रदान की जाती है तो उनमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है। अब देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन हैं उनके विपक्ष में तर्क या उनके दोष। तो सबसे पहला विपक्ष में तर्क है साधारण जनता कानून निर्माण का कार्य करने योग्य नहीं। वर्तमान समय में विधेयकों का प्रारूप तैयार करने और इन विधेयकों पर विचार करने का कार्य इतना जटिल हो गया है कि साधारण जनता इन कार्यों को करने की योग्यता नहीं रखती है। ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग ही किया जाता है। यानी कि वर्तमान समय में कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक जटिल होता है और साधारण जनता को इतने जटिल कानूनों की जानकारी नहीं होती है। अब देखते हैं इसके विपक्ष में दूसरा तर्क या इसका दूसरा दोष। दूसरा है व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी। जब कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति व्यवस्थापिका के हाथ में नहीं होती तो व्यवस्थापिका के सम्मान में बहुत कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में अधिक योग्य व्यक्ति व्यवस्थापिका की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक नहीं रहते। अब देखते हैं तीसरा दोष। तीसरा है व्यवस्थापिका अनुत्तरदायी और लापरवाह हो जाती है। लोक निर्णय और आरंभक के कारण जब कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में रहती है तो इससे विधानमंडल की उत्तरदायित्व की भावना बहुत निर्बल हो जाती है। क्योंकि व्यवस्थापिका को पता होता है कि अगर कानूनों में कुछ कमी रहेगी तो लोक निर्णय में वो दूर हो जाएगी, तो इसलिए व्यवस्थापिका लापरवाह और अनुत्तरदायी हो जाती है। चौथा है जनता की उदासीनता। जनता का बार बार मतदान कार्य में भाग लेना उनमें उदासीनता पैदा कर देता है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति एक ही काम बार बार करता है तो वह उसके प्रति उदासीन हो जाता है। तो इसी प्रकार लोक निर्णय के अंतर्गत जब जनता बार बार मतदान करती है तो जनता मतदान कार्य के प्रति उदासीन हो जाती है। इस प्रकार के कार्यों में भाग लेने के लिए अधिकांश जनता को न तो समय मिल पाता है और न ही उनमें रुचि होती है। इसलिए जो निर्णय होते हैं वे अल्पमत से ही होते हैं, यानी कि मतदान में बहुत कम व्यक्ति भाग लेते हैं। अब देखते हैं इसका
पांचवा दोष या पांचवा विपक्ष में तर्क। पांचवा है समय और धन का अपव्यय। लोक निर्णय के कारण अनेक आवश्यक कानूनों के निर्माण में बहुत अधिक देर लग जाती है। अनेक बार जब तक कानून बनता है तब तक वह आउट ऑफ डेट हो जाता है, यानी कि उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती है। कानून बनाने में इतना अधिक समय लग जाता है। बार बार के मतदानों में बहुत अधिक खर्च भी होता है। अब देखते हैं छठा पॉइंट। छठा है लोक निर्णय में संशोधन संभव नहीं। लोक निर्णय का एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत कानून को या तो पूर्ण रूप से स्वीकार करना होता है या पूर्ण रूप से अस्वीकार करना होता है। इसके अंतर्गत कानून में कोई संशोधन नहीं हो सकता। अब देखते हैं इसका सातवां दोष या सातवां विपक्ष में तर्क। रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन। सामान्य व्यक्ति रूढ़िवादी होता है, उसके लिए प्रगतिशील कानून को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। ऐसी स्थिति में लोक निर्णय को अपनाने का परिणाम रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन देना ही होगा। इस प्रकार लोक निर्णय और आरंभक की ये पद्धतियाँ जनता को वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्रदान करती हैं, लेकिन इनका उचित रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि जनता में उच्च राजनीतिक जागरूकता हो। ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, या फिर स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर क्यों कहा जाता है।